हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं नॉन मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है उसकी, और उसकी नेचर क्या क्या है, उन सभी पे आज हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो देखिए, नॉन मेटल्स यानी ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बना लेते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। अब यानी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एक तो होते हैं ये नॉन कंडक्टर ग्रेफाइट को छोड़कर, और दूसरे क्या होते हैं, पीटने पे ये फैलते भी नहीं है और नहीं इनके तार बनाए जा सकते। अगर इन्हें पीटते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनमें कोई सिल्वर शाइनिंग नहीं होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी मेटल की प्रॉपर्टी के क्या है, अपोजिट। और देखो, बिल्कुल सिंपल पहचान बताऊं आपको, ये मार्कर है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ूं तो इसको गिरने में ज्यादा आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर मेटल का कोई बना हुआ सब्सटेंस, यानी जैसे स्टील का ग्लास है या स्पून है, अगर हम ऊपर से छोड़ें तो उसमें बहुत तेजी के साथ आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता है नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए इसमें वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, बहुत कम होता है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी हमने, नॉन मेटल्स क्या है। अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स पे देखो, जैसे X है, ये वाला X क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा X नेगेटिव। तो देखो, यही नॉन मेटल की पहचान है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 27। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, F नेगेटिव बना लेगा और यहाँ पा जाएंगे 28। तो ये किसके बराबर स्टेबल हो जाएगा, नियॉन के बराबर स्टेबल हो जाएगा। तो वही है सारी कहानी स्टेबिलिटी की। ठीक है। ये सब हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में, मेटल पे भी डिस्कस किया और उससे पहले रिएक्टिविटी पे भी डिस्कस किया था, क्यों इनके क्यों किसके बराबर स्टेबल हो जाते हैं। तो ये नॉन मेटल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बना रहे हैं और नॉन मेटेलिक वाली इनमें नेचर है। अब देखो, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं हम और क्या क्या है। नॉन मेटल्स पर तो ध्यान रखना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसने गेन करके क्या हुआ, इनर्ट गैस में नियॉन के बराबर हो गया स्टेबल। तो अब इसने स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा गेन कर लिया। अब ये क्या है, इस स्टेट में ज्यादा समय तक रह पाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। देखो नॉन मेटल्स क्या क्या है। तो देखिए, नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और क्या क्या है, वो सभी पे देखते हैं। नंबर फर्स्ट बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी। फर्स्ट बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी, और सेकंड बात करेंगे इसके एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ये हुई, और फिर इस पे बात करेंगे एसिडिक नेचर के बाद बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके पीएच पर। फिर बात करेंगे इसके पीएच के बाद बात करेंगे इसकी वैलेंसी पर, वैलेंसी। और फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी वैलेंसी के बाद इक्विवेलेंट वेट। इस पर बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट, ये वाला। तो इक्विवेलेंट वेट, ये सारी चीजें हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल्स आपको बता दिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बना लेते हैं एलिमेंट्स, वो नॉन मेटल्स होती हैं। कोई सिल्वर शाइनिंग नहीं होती, ना ये पीटने पर फैलते हैं, और क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। अब देखो रिएक्टिविटी पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट रिएक्टिविटी, ये वाली। तो देखो रिएक्टिविटी क्या है, जो एलिमेंट या जो नॉन मेटल
जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी गेन करेगा, बात ये है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसका क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा, यानी जिसकी न्यूक्लियस में जितनी ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ सेल्स उसमें होती है कम, तो वो क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स या बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर उसमें हो जाती है ज्यादा। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी गेन करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। कौन गेन करेगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा। तो रिएक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में हम चलते हैं अप टू डाउन। तो अप टू डाउन देखा आपने, अप टू डाउन चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर वहां सबसे कम, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जीरो, मेटालिक नेचर है। तो अप टू डाउन यदि और ग्रुप में नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटालिक नेचर ध्यान रखना, अप टू डाउन चलने पर क्या होता है, ENC हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज, और ENC जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर कम होती चली जाएगी। पीरियोडिक टेबल में बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगी हमेशा। ठीक है, तो अब इसमें देखें रिएक्टिविटी कैसे बढ़ रही है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज। तो ध्यान रखना ये वाली होती है। पीरियोडिक टेबल में जब जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बढ़ रही है और रिएक्टिविटी भी उसकी बढ़ रही है। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर। तो देखो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर मिलाने पर क्या बनाते हैं, बेस। ऐसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनमें जल मिलाने पे बनाते हैं वो एसिड। ठीक है, तो इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा जल के साथ क्रिया करके बनाएंगे एसिड। अब एसिडिक नेचर उसमें किसकी ज्यादा होगी, सीधी बात है, जिस नॉन मेटल में जितनी नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होगी उससे बना हुआ एसिड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी एसिडिक नेचर उसकी ज्यादा होगी। अब देखो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रही है, लेफ्ट राइट बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ साथ में। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो नॉन मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इसलिए नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतनी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि सबकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो सेम नहीं हो सकती है, सब में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर सेम नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखना। अब हम बात करें नॉन मेटल की ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो जिसमें नॉन मेटल नेचर जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतनी होगी ज्यादा। तो अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या हो रही है, ये भी लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ेगी, यानी ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगी, इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी लेफ्ट राइट जाने पर। अब देखो पीएच देखते हैं, पीएच क्या है, पीएच यानी जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच उतनी होगी कम। तो अब हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिड नेचर बढ़ती जा रही है, जब एसिड नेचर बढ़ रही है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी ये लेफ्ट टू राइट जाने पे ये भी डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये होगी डिक्रीज, ये हुई डिक्रीज। तो ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज। अब आते देखो वैलेंसी की बात। तो आपने देखा जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर
जो मेटल की बात करें अगर हम तो उनकी वैलेंसी पहले 1 होगी फर्स्ट ग्रुप की, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। 4 के बाद जब 5 आता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो उसको 8 में से कर देते हैं माइनस। तो फिर देखिए 5 आएगा तो 8 में से 5 गए 3, ठीक, और फिर 6 आएगा 8 में 6 गए 2, यानी वही 3 2 1 और लास्ट में क्या हो जाएगी जाके 0। तो वैलेंसी नॉन मेटल की पहले क्या होगी, 5 में पहले 3 होगी -3, फिर -2, फिर -1, फिर हो जाएगी नट गैस की 0। तो वैलेंसी भी क्या हो रही है, वैलेंसी सबकी चेंज आएगी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या होगी इलेक्ट्रॉन संख्या चेंज होती रहती है। तो वैलेंसी कहां से कहां तक हो सकती है इनकी भी, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, नहीं -2, -1 और क्या हो सकती है इनकी वैलेंसी 0 हो सकती है, ठीक है। तो वैलेंसी, अब इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट सिंपल है, जो नॉन मेटल का एटॉमिक वेट है उसको डिवाइड कर दो किससे, उसकी वैलेंसी से। तो इक्विवेलेंट वेट वही आएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर होता है A अपॉन होता है वैलेंसी। क्या होता है A अपॉन वैलेंसी। A क्या है, एटॉमिक वेट, A है यहाँ पर एटॉमिक वेट। तो ऐसे हम E निकाल सकते हैं, उसके रिएक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट पहले बात करते हैं, देखो रिएक्टिविटी। देखो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रही है, और कोई चीज नहीं। तो ये प्रोपोर्शनल है, ये सारी एक दूसरे के समानुपाती हैं। रिएक्टिविटी बढ़ी तो फिर एसिडिक नेचर भी बढ़ रही है, नॉन मेटालिक की रिएक्टिविटी बढ़ रहेगी तो उससे बने हुए ऑक्साइड की एसिड और उससे बना हुआ ऑक्साइड जो उससे एसिड जो बनेगा उसकी एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करनी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। और फिर देखो लेफ्ट राइट पीएच डिक्रीज होगी, जो एसिड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी पीएच उतनी कम। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो क्या है, एक तो रिएक्टिविटी देखी हमने, रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर इसकी प्रोपोर्शनल है, और क्या है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये प्रोपोर्शनल है। और अगर कोई कहने लगे कौन सा नेगेटिव गुण यानी नेगेटिव प्रॉपर्टी ही क्या है, प्रोपोर्शनल, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो ये सब है प्रोपोर्शनल, इसके सारे के सारे प्रोपोर्शनल है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसका, तो ये कॉपी करिए फिर इसके बाद देखते हैं हिंदी। तो देखो ये अब इसमें देखते हैं हम फर्स्ट पहला वाला एग्जांपल। देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, देखिए इसको हटाते हैं और इधर देखते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट जैसे है क्लोरीन, ब्रोमीन और ये है आयोडीन। अब हम ये देखें चारों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन अब ये देखें इनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसके क्या होगा, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसी की नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होगी। तो देखो बात करते हैं फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर कितना 9, इसका कितना 17, इसका एटॉमिक नंबर है 35 और इसका कितना है 53 एटॉमिक नंबर। तो देखो अब इसको ब्रेक करें हम, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 7 में और ये कितने में ब्रेक होगा फिर 2 8 7 में। ये कितने में ब्रेक होगा 2 8 18 और ये 7 में। ये कितने में ब्रेक हुआ 2 8 18 और कितने 18 और 7 यानी 36 और 46 और 7 53। तो देखो अब हम इसमें देखेंगे यानी जिसका साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उसमें उतनी ज्यादा होती है। तो देखो सबसे छोटा साइज इसका
यानी सभी में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर है, लेकिन जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा इसका वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो नॉन मेटेलिक नेचर सबसे ज्यादा किसमें? फ्लोरीन में, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो ये कौन सा क्रम हुआ इनके? रिएक्टिविटी का क्रम। तो देखो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, अप टू डाउन अगर हम इनको लिख के देखें ऐसे, अगर हम ये 7th ए ग्रुप के अंदर आते हैं, अगर ऐसे लिख के देखें FCl Bri, तो ये बात हो रही है ग्रुप की। तो हम देखो ग्रुप में रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। तो देखो हमने क्या लिखा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी, तो अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज हो रही है, देखो ये वाली। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, और ग्रुप में देखें अप टू डाउन जाने पे होती है डिक्रीज। ठीक है, तो अब ये तो हुआ पीरियड के लिए। किसके लिए? पीरियड, पीरियडिक टेबल में पीरियड के लिए पीरियड। अब देखो जैसे जैसे बात आती है, ये तो हुई रिएक्टिविटी। अब देखें एसिडिक नेचर की बात करते हैं। एसिडिक नेचर में देखो, अब फ्लोरीन है, अगर मान लो इनके हम देखें हैलोजन एसिड्स की बात करें तो HF, HCl, HBr और HI बनेगा। अब उनमें एसिडिक नेचर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ध्यान रखना HI की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है H पॉजिटिव आयन को कौन आसानी से और कौन जल्दी फ्री करेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हाइड्रोजन को उतना लूजली बांध कर रखेगा और उतनी जल्दी वो इसको छोड़ देगा। तो फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है बहुत ज्यादा, तो हाइड्रोजन को स्ट्रांगली जोड़ कर रखेगा, तो हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा कठिन। लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम, इसलिए हाइड्रोजन लूजली बंधा हो वो आसानी से उसको फ्री कर देगा। तो यहाँ पर अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI, फिर किसकी होगी? HBr, फिर किसकी होगी? HCl, फिर किसकी होगी? HF की। तो यहाँ पे ध्यान रखना HF की एसिडिक नेचर सबसे क्या है? कम, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो एसिडिक नेचर अगर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो उनको देखते हैं। देखो नॉन मेटेलिक नेचर, तो ये तो हुई एसिडिक नेचर। और देखो और बात करते हैं नंबर 2 पे। अब देखो नंबर 2 देखें एसिडिक नेचर पे। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज। अब बात करते हैं देखो नाइट्रोजन की, यानी हम देखेंगे जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। फिर इसके बाद किसको देखते हैं? सल्फर को, सल्फर का 16, और फिर देखते हैं Cl का 17। ठीक है, अब हम क्या चल रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो अगर फिर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का ऑक्साइड क्या बनेगा? P2O5 बनेगा, या P2O3 भी बना सकता है। क्या बना सकता है? P2O3 या P2O3 दोनों बना सकता है। ऐसे सल्फर भी बना सकता है, SO2 भी बना सकता है और SO3 भी बना सकता है। ऐसे Cl2 तो बहुत सारे बना सकता है, Cl2O7 बना सकता है, Cl2O5 बना सकता है, और Cl2O3 बना सकता है, और क्या बना सकता है? Cl2O बना सकता है। यानी जैसे से वही क्या है? कोवैलेंसी के आधार पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें P2O5 से देखें तो बनेगा S3PO4, और SO3 से देखें तो बनाएगा H2SO4, और Cl2O7 से देखें तो बनेगा HClO4। ठीक है, तो हमने ये तो इससे बना लिया, और ये बना दिया इससे, और ये बना दिया इससे। अब हम इनमें ये देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर इनमें किसकी ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रही है, इसलिए एसिडिक नेचर भी बढ़ेगी। क्योंकि अभी हमने क्या बनाया था? रिएक्टिविटी
प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, और ये प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और इनवर्स प्रोपोर्शनल है पीएच। ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल पीएच, ये वाली। तो अब देखो इनमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी होगी? HClO4 की, और फिर किसकी होगी? इसकी, ये वाला। तो ध्यान रखना HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन H2SO4 और देन H3PO4। H3PO4 यहाँ सबसे कम वीक एसिड है। H2SO4 को आपका पता है, H2SO4 को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर सारे केमिकल्स इससे रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। अब इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन देखिए अब एसिडिक नेचर ये तो डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ही नॉन मेटल्स डिफरेंट अलग अलग एसिड्स बना ले, तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि अब एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा है? तो उस पे देखिए, उस पे कैसे आप बताइए एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा है। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं फिर इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट। अब जैसे देखो मान लिया हमारे पास है HClO4, HClO3 बन जाता है, HClO2 बन गए और बन जाएगा HOCl। अब देखो यहाँ पर जो सारे एसिड्स हैं वो एक ही नॉन मेटल बना रही है, कौन है? वो है Cl। ठीक है। अब देखो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जिसकी नॉन मेटल की नेचर ज्यादा है एसिडिक नेचर उसकी ज्यादा होगी, लेकिन अब नॉन मेटल सेम, तो फिर एसिडिक नेचर कैसे पता लगाए? तो बहुत सिंपल है। तो ध्यान रखना जब एक ही नॉन मेटल से डिफरेंट एसिड्स बने हों तो उनमें एसिडिक नेचर उसकी ज्यादा होगी जिसमें नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है। तो ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, जिसकी ज्यादा एसिडिक नेचर उसकी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 4 जा 8 और 8 में से 1 गया +7, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +7। 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5। 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इसकी कितनी हो जाएगी? -2 और +1, तो इसकी हो जाएगी +1। तो अब देखिए Cl की ऑक्सीडेशन नंबर किसमें ज्यादा है? इसमें +7, तो इसी की एसिडिक नेचर भी इसी की ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब एसिडिक नेचर सेम नॉन मेटल्स हो तो एसिडिक नेचर उसी एसिड की ज्यादा होगी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है। तो ऐसे हम इसका पता लगा सकते हैं एसिडिक नेचर भी, यानी रिएक्टिविटी भी हमारा हो गया, एसिडिक नेचर भी हमें पता पड़ गया, सेम नॉन मेटल्स हो या डिफरेंट नॉन मेटल्स हो। एसिडिक नेचर क्या होगी? एसिडिक नेचर अब इसकी सबसे कम और इसकी इससे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोले। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सामने वाले को जिससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसको कर देते हैं, यानी खुद तो क्या हो रहे हैं? रिड्यूस, और दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, तो इसलिए वो खुद क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख लो सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसकी है? जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ फ्लोरीन की। ठीक है, तो और भी बहुत सारे में हम बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हुई। फिर बात करते हैं देखो पीएच। पीएच आपको बता ही दिया। पीएच अगर हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो एसिडिक नेचर
बढ़ रही है, एसिड की नेचर बढ़ रही है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, पीएच हो जाएगी उसकी कम, यानी एसिड की नेचर पीएच के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको मैंने लिख भी दे, देखो एसिड की नेचर इनवर्स पीएच के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर सब देखे हमने। इसके बाद फिर आते हैं, देखो इसकी वैलेंसी कैसे पता लगाते हैं। वैलेंसी है और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं पहले, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगी, परमाणु भार, परमाणु भार बटे में क्या आ जाएगी, संयोजकता, बटे में आ गई संयोजकता। तो इसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा, जैसे मान लो हमें क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, यहाँ कितना आ गया इसके पास, 2 8 8 आ जाएंगे। तो अब इसका ले देखो ये किसके बराबर स्टेबल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस में स्टेबल होगा आर्गन के बराबर। तो देखो यहाँ इसकी वैलेंसी कैसे पता लगेंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, यानी आपको मैंने बताया था जब 4 से ज्यादा होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, -8 -n, तो बराबर -8 और -n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 रख दो, तो कितनी आ जाएगी, -8 और प्लस के 7 कितने बचेंगे, -1। पहले Cl की वैलेंसी कितनी है, -1, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो Cl की वैलेंसी होगी 1। अब देखो Cl का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट है इसका 35.5 और इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, वैलेंसी आ गई इसकी 1। तब इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर आ जाएगा A अपॉन में क्या आ गई, वैलेंसी, ये आ गई वैलेंसी, तो कितनी है 35.5 अपॉन में कितना आ गया 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 35.5 आ गया ये वाला। तो इसका वाला ऐसे हम उसके इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार बता सकते हैं कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा वो नहीं है, टिपिकल वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके बाद, ये तो इक्विवेलेंट वेट भी हुआ और वैलेंसी होगी। एक बार वैलेंसी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए वैलेंसी कैसे पता लगाते हैं, जैसे मान लो Cl फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, कितने में ब्रेक होगा, 2 8 और कितने में 5 में, Kl और ये N, इन्हें कहते हैं शेल्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, फास्फोरस किसका, एलिमेंट का प्रतीक और इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से ज्यादा आ रही है, तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा दो इसमें, माइनस यानी वैलेंसी बराबर क्या होगी, -8 और -n, तो बराबर -8 और n की वैल्यू क्या होती है, बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन, तो माइनस को अंदर लेंगे -8 और प्लस के 5, तो कितनी बची -3। यानी फास्फोरस क्या बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, या फास्फोरस पर 3 नेगेटिव हो सकता है। तो ठीक है, ये नॉन मेटल्स के बारे में हमने सारे डिस्कस किया, क्या होती है नॉन मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी कैसे कैसे चेंज होती है, हमने सभी पे डिस्कस किया। इसके बाद आई थिंक नॉन मेटल्स में कोई चीज़ नहीं रह जाती है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको अलग से अपने कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हो और उसको सॉल्व करा सकते हो। ठीक, तो ये नॉन मेटल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में बात करते हैं एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो थैंक यू वेरी मच।